हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के फुल सिलेबस के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, द 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा दी 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा उपन्यास के लेखक हैं, तो वो हैं सेहान करुणा तिलका। दी 7 मून्स ऑफ मौली अल्मेड़ा के लेखक श्रीलंकाई सेहान करुणा तिलका हैं। इस उपन्यास के लिए उन्हें वर्ष 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फिजी के नाडी में। राइट ऑप्शन बी होगा। कब से कब तक? 15 से 17 फरवरी 2023 को ये होगा। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह अगस्त 2018 में मॉरिशस में हुआ था और ये 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होने जा रहा है 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी के नाडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के एशिया कप क्रिकेट 2022 में भारत ने श्रीलंका को हराकर कितनी बार खिताब जीता? तो 7वीं बार खिताब जीता है। राइट ऑप्शन सी होगा। विजेता भारत रहा है, उप विजेता श्रीलंका रहा है। यह कौन सा संस्करण रहा है? 8वां संस्करण रहा है और भारत 7वीं बार जीता है। आयोजन कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया है के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल सही बात है, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रहे। कब से कब तक? 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक और 2003 से 2007 तक 3 बार वो यूपी के मुख्यमंत्री रहे। वे 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। बिल्कुल सही बात है, 10 बार रहे। वे 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये भी सही है, 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। और उन्होंने वर्ष 1994 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। नहीं, 1994 में नहीं, 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, 1992 में। सो इसमें से ये कथन असत्य है, डी वाला। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए रक्षा सचिव नियुक्त किए गए हैं। गिरधर अरमाने नियुक्त किए गए हैं। गिरधर अरमाने। राइट ऑप्शन ए होगा। ये 1988 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2022 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में शामिल नहीं है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2022 का पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। इनमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की कैरोलिना बर्टोजी, डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डॉल और डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के ये हो गए मार्टिन मेल्डॉल तथा अमेरिका के स्क्रिप्ट रिसर्च सेंटर के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। किस लिए दिया गया है इन्हें? यह पुरस्कार केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। इस रिपोर्ट में भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाला देश माना गया है। ये सही है। इस इंडेक्स में भारत को 106वां स्थान मिला है। नहीं, 107वां स्थान मिला है। 107वां स्थान मिला है, ये गलत है। भूख की स्थिति का मापन 4 पैरामीटर पर आधारित है। ये भी सही है। इस इंडेक्स में भारत का सूचकांक यानी स्कोर 28.1 रहा है। नहीं, 29.1 रहा है, तो ये गलत है। तो इसमें से असत्य कथन कौन कौन से हैं? 2 है, बी एंड डी है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। कौन सा देश इसको मतलब कौन सी संस्था इसको जारी किया था? 2 संस्था ने मिल करके जारी किया था इसको। एक तो आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मनी का संस्था है वेल्थ हंगर
वेल्थ हंगर हिल्फे नाम है जर्मनी का एक संस्था है, इन दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को, हंगर इंडेक्स को जारी किया है। ये दोनों गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री बनी है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई है? राजस्थान के राजसमंद में की गई है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय की टाइम वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है? तो शीर्ष पे यूनिवर्सिटी रही है ऑक्सफोर्ड, यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे रहा है। और 251 से 300 के बीच में रैंक पाने वाला इंडिया का एकमात्र इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc बेंगलुरु। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र के पंचगनी को, महाराष्ट्र के पंचगनी को। राइट ऑप्शन बी होगा। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सबसे स्वच्छतम शहर कौन सा बना है? इंदौर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचंड निम्नलिखित में से क्या है? तो देश में विकसित तथा वायुसेना में शामिल किया जा चुका लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। कब शामिल किया गया था? 3 अक्टूबर 2022 को शामिल किया गया था। निर्माण किसने किया है? HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया गया है? तो वो है गुजरात का मोढेरा, गुजरात का मोढेरा। राइट ऑप्शन डी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अक्टूबर 2022 को गुजरात राज्य के मेहसाणा यानी मेहसाणा जनपद के मोढेरा को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा बिजली वाला गांव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक उत्खनन में हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, क्लीवर तथा गणासा जैसे 12,000 वर्ष पुराने अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो तमिलनाडु के नाथम मेदु में प्राप्त हुए हैं, तमिलनाडु के नाथम मेदु में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबेडकर परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भारत सरकार ने डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े पंच तीर्थों को मिलाकर अंबेडकर परिपथ को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें उनकी जन्मभूमि महोबा, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली तथा चैत्य भूमि मुंबई को शामिल किया गया है। तो शिक्षा भूमि मुंबई नहीं, लंदन। राइट ऑप्शन सी होगा, यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। इसमें से कोई नहीं होगा। राइट ऑप्शन ई होगा। स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में किन स्थानीय बोलियों या बोली को बढ़ावा देने के लिए 2 नई अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो एक तो सबसे पहली बात है बज्जी का, और दूसरा है सुरजापुरी। सुरजापुरी किशनगंज और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि बज्जिका मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। तो 1 और 3 बज्जिका एंड सुरजापुरी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ 4 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G4 समूह मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार पर केंद्रित है। बिल्कुल ये सही है। G4 के सदस्य हैं भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका। नहीं, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है, दक्षिण अफ्रीका इसमें नहीं है। इसको हटा दीजिए, तो ये गलत है। इसके सभी सदस्य UNSC में अस्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और पुनीत सागर अभियान और टाइट टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर 2022 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो NCC के साथ। राइट ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी की पहचान कीजिए। तो वो है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। राइट ऑप्शन बी होगा। इसको ये दर्जा सितंबर 2022 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तब मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया 18 सितंबर 2022 को सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कांस्य पदक जीतकर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो बजरंग पूनिया होगा, इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर कितना किया गया था? तो 2125 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले लिथियम सेल प्लांट निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? तिरुपति में किया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। मुड़ोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर 2 तिरुपति में 165 करोड़ रुपये के परिव्यय से अत्याधुनिक लिथियम सेल निर्माण सुविधा स्थापित की है। यह लिथियम सेल फैक्ट्री भारत में अपनी तरह की पहली फैक्ट्री है जिसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को कितने लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला लिया है? 5 लाख रुपये तक। राइट ऑप्शन सी होगा। एलिजिबिलिटी क्या है, कितने वर्ष के लोगों को मिलेगा? इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की उम्र के अल्पसंख्यक लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर डेटा 2021 के अनुसार देश में समग्र अपराध में बिहार का स्थान क्या है? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के डाटा के अनुसार बिहार 7वें स्थान पे है। 7वां स्थान है। राइट ऑप्शन डी होगा। कुल अपराध के मामले में 7वें स्थान पे है। हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर हत्या के मामले में कौन सा है? यूपी है। दूसरा सबसे खतरनाक राज्य बिहार है। पहले स्थान पे यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिर्लिंग दर्शन ट्रेन बिहार के किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी? दरभंगा से शुरू होगी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। राइट ऑप्शन सी होगा। पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत सरकार का निर्माण किया जिसके पास ब्रिटिशों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्रीय क्षेत्र पर अधिकार था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 के अंतरिम सरकार का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो इसमें से आई चुंदरीगढ़ जो थे वाणिज्य मंत्रालय, इनको मिला था वाणिज्य विभाग। गजनफर अली खान, इनको मिला था स्वास्थ्य विभाग। और जोगिंदर नाथ मंडल को मिला था विधि, लॉ मिला हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ये नहीं शामिल थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार का हिस्सा नहीं थे। वे स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करें। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये कथन सही है। एससी मुखर्जी को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नहीं, इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो ये गलत है। सर BN राव को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नहीं, ये गलत है, ये एक्सचेंज हो गया है। सलाहकार नियुक्त किया गया था सर BN राय को। BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अध्यक्ष के परमानेंट अध्यक्ष के रूप में नहीं, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 2, 3 और 4 ये तीनों गलत है। 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो 1 का बी हो जाएगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, तो 2 का सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम से क्या लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है राज्यपाल का कार्यालय, तो 3 का ए हो जाएगा। और ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो 5 का डी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है?
1 का बी, 2 का सी, 3 का ए एंड 5 का डी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या लिया गया है? संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें जो है भारत सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? DPSP लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है वो प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है। और USA के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट, राज्यों का प्रावधान, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक समीक्षा ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और संविधान का प्रस्तावना लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है। व्यापार की स्वतंत्रता ली गई है। वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है। व्यापार और वाणिज्य की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। और प्रस्तावना में जो भाषा, जिस लैंग्वेज का यूज किया गया है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 275 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद के 275 का संबंध संघ से कुछ राज्यों को अनुदान देने का, ये प्रोविजन है 275 में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संघ से कुछ राज्यों का अनुदान। राइट ऑप्शन सी होगा। और कानून बनाकर लागू करने पर रोक, ये किस में दिया गया है? कानून बनाकर कर लागू करने पर रोक, ये कहाँ दिया गया? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, ये चीज़ दिया गया अनुच्छेद 265 में। और अंतर्राज्य परिषद से संबंधित प्रावधान किस में दिया गया है? आर्टिकल 263 में दिया गया है। और राज्यपाल द्वारा बिलों की मंजूरी किस में दी गई है? अनुच्छेद 200 में, आर्टिकल 200 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम है? तो सबसे पहले समाजवादी आता है। सबसे पहले समाजवादी 3 आएगा। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष 2 आएगा। उसके बाद में लोकतांत्रिक आएगा 1 आएगा। उसके बाद में गणतंत्र और स्वतंत्रता आएगा। तो 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 1 5 स्वतंत्रता 3 2 1 5 4 3। राइट ऑप्शन डी होगा। मतलब समाजवादी पहले, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद गणतंत्र, उसके बाद तब आएगा स्वतंत्रता। तो इसमें फेरबदल हो गया यहाँ पे, सॉरी इसमें डी तो नहीं होगा। सबसे बाद में आ रहा है आपको स्वतंत्रता। और चौथा में क्या दिया गया है? गणतंत्र। गणतंत्र बाद में नहीं आता है, स्वतंत्रता बाद में, यानी 5 बाद में आएगा, 4 पहले आएगा। तो डी नहीं होगा, ई हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बाद में मूल संरचना को आकार मिला? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में ये संविधान पीठ ने कहा कि संसद जो है संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर हो वो मेंटेन रहे। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शराबबंदी उसी सिद्धांत की परिकल्पना करती है जैसा कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। तो आर्टिकल 47 में जो के जैसा ही है। राइट ऑप्शन बी होगा। 47 में कहा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और नशीले पेय और दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये है बी सही हो जाएगा। और 46 में क्या दिया गया है? 46 में दिया गया है कमजोर वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 43 में। और 48 में क्या दिया गया है? गायों, बछड़ों, दुधारू और वाहक मवेशियों के वध पे रोक लगाने वाला प्रावधान इसमें दिया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा और अनुच्छेद 58 में ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए तब पात्र होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस युग्म के पास राज्यसभा में बराबर सीटें हैं? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 सीटें हैं, गुजरात में भी 11 सीटें हैं। तो यहाँ बराबर सीटें हो गई, ये सही है। उसके बाद में महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीटें हैं जबकि महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, ये सही नहीं है।
बिहार और पश्चिम बंगाल, बिहार में भी 16 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीटें हैं राज्यसभा की, तो ये सही है। सी सही हो गया। सिक्किम और मणिपुर, सिक्किम में भी 1 सीट है और मणिपुर में भी 1 सीट है, तो ये भी सही है। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, तो ई हो जाएगा मोर देन 1। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का कितना होता है? तो 1/10 होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति यानी कोरम लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। एक बैठक शुरू होने की अनुमति से पहले उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहा जाता है। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह सदन को स्थगित कर दे या कोरम होने तक बैठक को स्थगित कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। इसे अनुच्छेद 109 में परिभाषित किया गया है, नहीं, अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है कि धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में इसे पेश किया जा सकता है नहीं, लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति से सहमति की आवश्यकता नहीं है, नहीं, पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, सहमति की आवश्यकता है, तो ये भी गलत है। धन विधेयक की मान्यता में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल वही डिक्लेयर करते हैं कि ये धन विधेयक है या नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति की संरचना क्या है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी PAC लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है PSU से रिलेटेड जो कमेटी होती है उसका भी स्ट्रक्चर यही होता है, 15 और 7 होता है। तो 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, 7 राज्यसभा सदस्य और 15 लोकसभा सदस्य। राइट ऑप्शन बी होगा। और एस्टीमेट कमेटी में क्या होता है? एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी कमेटी वही है एस्टीमेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभाएं हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर में 89 सीटें हैं, दिल्ली में 70 सीटें हैं और पुडुचेरी में 33 सीटें हैं। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A3। नेक्स्ट, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च से 16 अप्रैल 1930। और साइमन कमीशन कब आया था? नवंबर 1927 में आया था, 1927 में, नवंबर 1927 में। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1932। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, 1931, 5 मार्च 1931। तो पहले कौन सी घटना हुई? साइमन कमीशन, देन हुआ दांडी मार्च, देन गांधी इरविन समझौता, देन पूना पैक्ट। तो 2 पहले, उसके बाद में 2143 सी में दिया हुआ 2143। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस किस अधिवेशन में दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। राइट ऑप्शन डी होगा। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वह 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पटाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार निर्वाचित हुए। बाद में कांग्रेस सदस्यों के बीच संघर्ष के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा। गोवा 1510 से 1961 तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। तो आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा। फ्रांस का उपनिवेश कहाँ बना रहा? ये तो पुर्तगाल का उपनिवेश था ना। आज़ादी के बाद गोवा फ्रांस का उपनिवेश बना रहा, ये गलत है। आज़ादी के बाद पांडिचेरी एक फ्रांसीसी उपनिवेश बना रहा, बिल्कुल। 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी फ्रांसीसी नियंत्रण से मुक्त होकर भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो ये बना रहा, ये सही है। गोवा 1961 में औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ, ये भी सही है। 1969 में पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसमें से 1969 नहीं, 1963 में बना था, सो ये गलत है। 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? तो मैकाले मिनट 1835 का मैकाले मिनट शिक्षा से संबंधित था। 1854 का वुड्स डिस्पैच भी शिक्षा से संबंधित था। रेले आयोग 1902 का रेले आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। लेकिन हंटर कमेटी 1919 ये जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए बनाई गई थी, तो ये शिक्षा से संबंधित नहीं था। सो ये गलत हो जाएगा, यहाँ से शिक्षा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित था? तो ए, बी और डी में जो दिया गया वो सही है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो वो था बिहार बंधु। बिहार बंधु राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कोलकाता में 1872 में स्थापित, बाद में इसका प्रकाशन पटना से शुरू हुआ। बिहार बंधु बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। हिंदी बिहारी की यदि बात करें तो 1913 में बिहार के नील काश्तकारों की दुर्दशा को प्रकाशित करने वाला पहला पत्र था। और उसके बाद में सर्वहितैषी की यदि बात करें तो सर्वहितैषी बिहार का पहला हिंदी दैनिक था, 1890 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस अभिलेख से है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख से है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति किससे है? समुद्रगुप्त से है, समुद्रगुप्त। और भीतरी शिलालेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से, स्कंदगुप्त से है। और देवपाड़ा का शिलालेख जो है विजय सेना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम ईंट से बना डॉकयार्ड यानी बंदरगाह वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा है? तो लोथल है वो। गुजरात में स्थित लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जहां भोगवा नदी के तट पर एक कृत्रिम ईंट का गोदी है, तो लोथल हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गाता निम्न में से किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। ऋग्वेद से क्या संबंधित है? पाठककर्ता या पुजारी जो है ऋग्वेद के पाठककर्ता या पुजारी जो थे वो होत्री थे, सामवेद के उद्गात्री थे, और यजुर्वेद के अधर्वयु थे, और अथर्ववेद के ब्राह्मण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक सूक्तों से किन जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभनाथ का भी मिलता है और अरिष्टनेमी का भी मिलता है, दोनों का मिलता है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश के प्रथम और अंतिम शासक का कौन सा जोड़ा सही है? तो हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे, तो बिंबिसार प्रथम शासक हो गए। और शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक को मार डाला था। अंतिम हो गए नागदशक, बिंबिसार प्रथम और अंतिम नागदशक। राइट ऑप्शन सी होगा। और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी मार करके नागदशक को। शिशुनाग ने नागदशक को मारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की। काकवर्ण या कालाशोक शिशुनाग वंश का एक महान शासक था और उसके शासनकाल के दौरान दूसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में जिलों के प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो नाडु उत्तरदायी था, नाडु। राइट ऑप्शन बी होगा। मंडलम का क्या मतलब होता था? प्रांत। बलनाडु का मंडल। नाडु का मतलब जिला, जिला को नाडु कहा जाता था। और गांव कुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैध शासन की सही परिभाषा हो सकती है? अधिकार रहित उत्तरदायित्व, कोई अधिकार नहीं मिला हो लेकिन उत्तरदायित्व सबसे ज़्यादा हो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अधिकार सहित उत्तरदायित्व गलत है। अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों का अभाव, अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों की अधिकता, ये गलत है। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की। इसके तहत कंपनी अपने पास दीवानी यानी राजस्व संग्रह और निजामत यानी पुलिस और न्यायिक कार्य रखती थी, जबकि प्रशासनिक अधिकार नवाब को दिए गए थे। कंपनी को मुगल शासक से सिविल कार्य और बंगाल के सूबेदार से निजामत का कार्य प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था से नवाब नाम मात्र का शासक बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडा फौज की स्थापना किसने की थी? डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चमनदीप ने डंडा फौज की स्थापना की। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें करीब 1000 लोग मारे गए थे, तो चमनदीप हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा।
वर्ष 1905 में बंगाल से शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल विभाजन की घोषणा के जवाब में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन में स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं ने मैनचेस्टर के बने कपड़ों और लिवरपूल के बने नमक के बहिष्कार की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी किस पंथ से संबंधित थे? फिरदौसी पंथ से संबंधित थे। राइट ऑप्शन सी होगा। फिरदौसी संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय की एक शाखा थी जिसकी स्थापना बिहार के राजगीर में हुई थी। शेख शरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के संबंध में असत्य कथन है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश था। नहीं, दिल्ली पर शासन करने वाला पहला अफगान राजवंश लोदी राजवंश था, तो ये गलत है। उनके बचपन का नाम फरीद था। बिलग्राम और पानीपत के युद्ध में हुमायूं को हराया। शेर शाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था, तो पानीपत तो नहीं होगा, ये भी गलत है। माप के लिए सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। उन्होंने माप के लिए सिकंदरी गज और सन की दांडी को पेश किया था। इसमें से गलत कौन सा है? मोर देन वन चीज़ें गलत है यहाँ पे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के नवरत्न में किसे सम्मिलित नहीं किया गया था? तो अकबर के नवरत्नों में शामिल जो लोग थे वो थे बीरबल, टोडरमल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान, मुल्ला दो प्याजा, ये लोग सब शामिल थे। आसफ खां शामिल नहीं थे। आसफ खां अकबर का सेनापति थे, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अब फैजी ने क्या किया था? फैजी ने लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर की मजहर के पीछे शेख मुबारक का दिमाग था। मान सिंह अकबर के दरबार में एक महान राजपूत सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालबाई की संधि और गवर्नर जनरल के युग्म का सही चयन कीजिए। तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में मंदसौर की संधि हुई थी। मंदसौर की संधि हुई थी, तो ये गलत हो गया। और जॉर्ज बार्लो के टाइम में 1804 में राजपुर घाट की संधि हुई थी, तो ये भी गलत हो गया। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में 1782 में वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में सालबाई की संधि हुई थी, तो ये सही है। और लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में 1809 में किसकी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी, तो ये गलत है। सही कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। कॉलोनियाँ हैं और यूरोपीय की पहली फैक्ट्रियाँ हैं। तो पुर्तगाली अपने सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित किए थे? 1503 में कोचीन में स्थापित किए थे, तो 1 का सी हो जाएगा। डचों ने 1506 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था, तो मसूलीपट्टनम में 1605 में 2 का बी हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में सूरत में स्थापित किया था, तो 3 का ए हो जाएगा। और फ्रांसीसियों ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, तो 4 का डी हो जाएगा। यानी 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का डी। राइट ऑप्शन डी होगा। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए एंड 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के दीवानी अधिकार किसे दिए गए थे? तो राजा सिताब राय को दिया गया था। राजा सिताब राय, राइट ऑप्शन बी होगा। दीवानी अधिकार का अर्थ है राजस्व वसूल करने का अधिकार। बक्सर की लड़ाई की समाप्ति के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार जो दिए गए थे उसमें राजा सिताब राय को बिहार का, राजा दुर्लभ राय को उड़ीसा का, मोहम्मद रजा खां को बंगाल का और नज्म उद दौला को बंगाल का। नज्म उद दौला तो बंगाल का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय से संबंधित कौन सा है? तो आत्मीय सभा है, वेदांत समाज है और मीरातुल अखबार है। तो राजा राममोहन राय से संबंधित मोर देन 1 है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उन्होंने एक बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मीरातुल अखबार का संपादन और प्रकाशन किया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है और भारत का ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहमति अधिनियम की आयु कब पारित की गई थी? 1891 में पारित की गई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुई थी। इसने 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। चेरो विद्रोह जो है वो झारखंड के पलामू क्षेत्र में 1800 से 1802 के बीच में हुआ था। भूषण सिंह उसके नेतृत्व किए थे, ये सही है। कोल विद्रोह जो है झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था 1831-32 में, और उसके नेतृत्वकर्ताओं में ये बुद्धू भगत शामिल थे, तो ये भी सही है। पाइक विद्रोह, खुर्दा के राजा और जगबंधु। पाइक विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। कब? 1817 से 1825 के बीच में। बक्सी जगबंधु भी उसके नेतृत्वकर्ता में शामिल थे, खुर्दा के राजा भी, तो ये भी सही है। ताना भगत आंदोलन जो है बिहार में हुआ था। कब हुआ था ये? 1914 में हुआ था, और उसके नेतृत्वकर्ता जो थे जतरा भगत थे, गोमधर भगत नहीं, जतरा भगत, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करते हैं तो भारतीय कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहे? तो लॉर्ड हर्सेल जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, राइट ऑप्शन सी होगा। जॉर्ज यूले 1888 के इलाहाबाद सेशन के अध्यक्ष रहे थे, तो ये तो रहे। अल्फ्रेड बेब 1894 के मद्रास सेशन के अध्यक्ष रहे थे, तो ये है। हेनरी कॉटन 1904 के बॉम्बे सेशन का अध्यक्ष रहे, तो ये तीनों थे, लेकिन लॉर्ड हर्सेल नहीं थे, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के हिंद संघ की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भाखना ने की थी, राइट ऑप्शन सी होगा। 1913 में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। तारकनाथ दास ने 1907 में कैलिफोर्निया में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिंद्र नाथ सान्याल संबंधित थे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल अनुशीलन समिति से संबंधित थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? 1902 में कोलकाता में स्थापित हुआ था ये। सतीश चंद्र बसु, पी मित्रा, सरला देवी, वरेंद्र कुमार घोष आदि इस समिति के महत्वपूर्ण नेता थे। और पुलीन दास ने 1905 में ढाका अनुशीलन समिति का गठन किया था, पुलीन दास। और रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने 1929 में पटना में पाटलिपुत्र युवक संघ का गठन किया था। अभिनव भारत से कौन जुड़े थे? तो विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार से दांडी यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो ओनली एक शामिल थे। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। इस मार्च में बिहार के दरभंगा से गिरिवर चौधरी ने हिस्सा लिया था, ओनली वन, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था मार्च 1940 में, राइट ऑप्शन ए होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों से नाराजगी के कारण 28 महीने तक कार्यालय में रहने के बाद कांग्रेस मंत्रालयों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बिहार के रामगढ़ में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी थी, राइट ऑप्शन सी होगा। पूर्वी यूपी के बलिया में पहली समानांतर सरकार की घोषणा की गई थी अगस्त 1942 में चीतू पांडे के अधीन। और वाईबी चौहान महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार बनाने में नाना पाटिल, अच्युत पटवर्धन कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, और उन्होंने 1942 से 1945 तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 71, किस आंदोलन के दौरान बलिया और सतारा में समानांतर सरकारें बनी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनी थी, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया? तो हर्यक वंश के शासक उदयन या उदयभद्र ने सबसे पहले पाटलिपुत्र शहर को गंगा और सोन नदियों के संगम पर राजधानी के रूप में स्थापित किया। पहले इसकी राजधानी राजगृह थी। सो राइट ऑप्शन डी होगा उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किसने किया था? तो लाल हेम्ब्रम ने आज़ाद हिंद फौज के अनुसार संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था। लाल हेम्ब्रम समाहोड़ आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। सफाहोड़ आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे। सफाहोड़ आंदोलन के जनक बाबा भागीरथी माझी थे। इस आंदोलन के आंदोलनकारी सदैव राम नाम जपते थे। सो राइट ऑप्शन बी होगा लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था? संधि पर किस ब्रिटिश अधिकारी ने हस्ताक्षर किया था? तब महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ब्रिटिशों के साथ अमृतसर की संधि हुई। संधि पर अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। इस समय लॉर्ड मिंटो बंगाल का गवर्नर जनरल था। चार्ल्स मेटकाफ, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी? तो 1872 में पोर्ट ब्लेयर में एक अफगान शेर अली द्वारा वायसराय मेयो की हत्या कर दी गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा लॉर्ड मेयो। पहली जनगणना 1872 में मेयो के समय में ही हुई थी। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक रहा। इसी कार्यकाल में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किस गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है? तो हाइड्रोजन से। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग कितने वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था? तो अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ था। राइट ऑप्शन बी होगा 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोस प्लेट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। और नजका दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षाभ मेघों का निर्माण पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होता है? पक्षाभ मेघ का मतलब कुमुलस क्लाउड्स। तो ये होता है, पक्षाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतल तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। यह हमेशा सफ़ेद रंग के होते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस स्थान पर आता है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। सो राइट ऑप्शन सी होगा फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का आरोही क्रम है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्रफल 8249 किलोमीटर, दिल्ली का 1483 किलोमीटर और पुडुचेरी का 490 किलोमीटर है। तो इस तरीक़े से हम पाते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एरिया इनमें सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दिल्ली का है, उसके बाद पुडुचेरी का है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम, कैलाश, जस्कर एवं लद्दाख पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। इसे तिब्बत हिमालय या टेथिस हिमालय की भी संज्ञा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत काराकोरम, कैलाश, जस्कर एवं लद्दाख आदि पर्वत श्रेणियाँ आती है जिनका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, ट्रांस हिमालय के ये हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो भागीरथी और हुगली नाम की 2 प्रमुख वितरिकाओं में बंट जाती है। हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह है जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन के भारतीय जलवायु वर्गीकरण की पद्धति किन तत्वों पर आधारित है? तो कोपेनहेगन ने भारतीय जलवायु को 8 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है। उन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान और वर्ष को आधार बनाया है। तापमान और वर्षा
वर्ष नहीं वर्षा, तापमान और वर्षा, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मृदा में किस पदार्थ की कमी होती है? तो लैटेराइट मृदा में वर्षा के साथ चूना एवं सिलिका के निछालन तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक भरपूर होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम तीनों की कमी होती है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितना प्रतिशत क्षेत्र को आच्छादित करने की आवश्यकता है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में 33.3% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार मैदानी भागों में 25% तथा पर्वतीय भागों में 60% क्षेत्र को वन आच्छादित करने की आवश्यकता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना में निम्न में से कौन से सम्मिलित है? तो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश तथा बिहार का संयुक्त प्रयास था। 1959 के एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया। तो तीनों हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और नेपाल, राइट ऑप्शन ई होगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे कम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सिक्किम और मेघालय सिर्फ एक राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, सिक्किम और मेघालय, जबकि गोवा और त्रिपुरा 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम पश्चिम बंगाल से तथा मेघालय असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सिक्किम सबसे कम राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन 2 अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है जो 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा में होती है, राइट ऑप्शन डी होगा, 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो गंगा के दक्षिणी तट से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। इसमें बाढ़ का जल भर जाता है, टाल, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त किस नदी से जल ग्रहण करता है? तो कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में स्थित घोघा चाप एक बड़ी झील है। यह लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इस झील में पानी की आपूर्ति मानसून के जल प्रवाह तथा महानंदा नदी के बरसाती अतिरिक्त से होता है। सो कहाँ से प्राप्त करता है? घोघा चाप झील वर्षा के अतिरिक्त महानंदा नदी से जल ग्रहण करता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर 51.5% है। और यदि इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो 12 में से 5 गया 7 और ये बच गया 10 में से 1 गया 9 और ये बचा 6 में से 5 गया 1, 19.7। तो कितना अंतर है? 19.7 का, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022-23 जेंडर बजट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है? तो 2022-23 के जेंडर बजट के अनुसार बिहार की 51.4% महिलाओं के पास अपना मोबाइल फ़ोन है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार के किन जिलों में गंगा का जल पहुंचाया जा चुका है? तो 2 जिलों में ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है, नालंदा और गया, और नवादा में पहुंचाने की योजना है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नहर द्वारा निम्नलिखित में से किस जिला में सिंचाई नहीं होता है? तो सोन नहर का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1869 से 1874 के बीच में कराया था। प्रारंभ में इस नहर से भोजपुर, रोहतास, बक्सर जिलों में सिंचाई होता था। बाद में पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले पूर्णतः या अंशतः सिंचाई के लिए सोन पर आश्रित हो गए। सो इसमें से पटना, अरवल, नवादा, इसमें से जहानाबाद, पटना, अरवल और जहानाबाद, ये नवादा नहीं, पटना, अरवल और जहानाबाद, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो पंचायती राज संस्थाओं में ई गवर्नेंस को मजबूती प्रदान करने के लिए 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल 2020 को राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देता है? तो 23 राइट ऑप्शन डी होगा। एक सामान्य वित्त एवं संतुलित मूल्य ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य 23 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर परामर्श देना है। इसमें 7 खाद्यान्न फसलें हैं, 5 दलहनी, 7 तिलहन, कपास, कच्ची पटसन और गन्ना आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्टूबर 2022 में जारी महारत्न कंपनियों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो अक्टूबर 2022 में महारत्न कंपनियों की सूची जारी की गई, जिसमें 12 कंपनियों को शामिल किया गया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये सारी कंपनियां जो है नवरत्न कंपनियां हैं। नवरत्न कंपनियों की संख्या 12 है। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय रेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सभी महारत्न कंपनी हैं। गेल इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी है महारत्न कंपनी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये जो है नवरत्न कंपनियां हैं और इनकी भी संख्या 12 ही है। भारतीय ताप विद्युत निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये भी सब महारत्न कंपनियां हैं। तो कौन सी महारत्न नहीं है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास का एक ब्लूप्रिंट कहे जाने वाले बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 1944 में देश के कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये मुंबई प्लान के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार नहीं किया। इस योजना में सरकार तथा निजी निवेश के द्वारा उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने आधिकारिक तौर पर इस योजना को स्वीकार किया था, नहीं, ये गलत है। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। योजना में सरकार तथा निजी निवेश के द्वारा उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का यह कार्यक्रम था। तो नियोजन तो आ सकता है इसमें मोर देन वन इनकरेक्ट ऑप्शन आ रहा है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा शुरू मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? तो इस योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, ये सही है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। इस योजना के तहत कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन से लाभान्वित नहीं होने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। तो इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलेगा, ये गलत है। 60 से 79 वर्ष उम्र समूह वाले व्यक्तियों को प्रति माह 400 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे, ये सही है। 80 से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन के रूप में 500 रुपये मिलेंगे, ये सही है। बी गलत है इसमें से, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स माइग्रेशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा, ये सही है। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। इन राज्यों में रोजगार का संकट भी उत्पन्न हो जाएगा। श्रम बल की कमी के कारण विकसित राज्यों में आर्थिक विकास की गति कम हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन के लिए मजदूरी दर में वृद्धि हो जाएगी। तब पिछड़े राज्यों में रोजगार का संकट उत्पन्न होगा, ये सही है। विकसित राज्यों में आर्थिक विकास की गति तेज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। विकसित राज्यों के आर्थिक विकास की गति कम हो जाएगी, तेज नहीं होगी, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 और 2 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2018 में केंद्र सरकार द्वारा जारी चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड कितनी राशि तक जारी की जाती है? तो 1000 रुपये से लेकर के 1 करोड़ रुपये तक जारी की जाती है। सो राइट ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाएं एवं उसके मॉडल का सही मिलान करें। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय कब से कब तक था? 1974 से 1979 तक था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? ये डीपी धर मॉडल पे आधारित था। तो 1 का बी हो जाएगा। 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय 80 से 85 1982-85 था और ये ग्रोथ मॉडल पे आधारित था, ग्रोथ मॉडल। तो 2 का डी हो जाएगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1985 टू 90 तक था, 1985 टू 90 तक था। और ये किस मॉडल पे आधारित था? प्रणब मुखर्जी मॉडल पे आधारित था। C3 का ए हो जाएगा। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 1992 टू 97, 1992 से 97 तक था। और किस मॉडल पे आधारित था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। सो 4 का सी हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन आ रहा है? 1 का बी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए एंड 4 का सी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ करती है और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1960 को वाशिंगटन डीसी में की गई थी। यह प्रमुख निर्धन राष्ट्रों को ऋण अनुदान प्रदान करता है। देशों को 20 से 40 वर्षों तक अनुदान राशि प्रदान की जाती है, 20 से 40 वर्षों के लिए, जिसके बदले सदस्य देशों को केवल 0.75% की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करना होता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें, तो मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, साथ ही साथ वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। जब देश का भुगतान संतुलन सकारात्मक हो और विदेशों से स्वयं अथवा पूंजी का निरंतर आयात होने पर भी मुद्रा की मात्रा में न वृद्धि हो, न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो, तो मुद्रा संकुचन की स्थिति बनती है। तो इसमें से मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तुओं का मूल्य घट जाता है। तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना जिले के प्रति व्यक्ति आय और शिवहर जिले के प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2019-20 में कितना अंतर था? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना शीर्ष पर है। कितना है वहाँ का आय? 1.31 लाख रुपये। और शिवहर का आय कितना है? 0.91 लाख। ये निचले पायदान पे है शिवहर। तो अंतर निकालें तो 1 में से 1 गया 0 और 13 में से 9 गया 4। कितना आ रहा है? सॉरी, डिजिट इंटरचेंज हो गया आपस में। शिवहर का, पटना का 1.31 होता है लाख रुपया और शिवहर का 0.19 नहीं, 0.19। तो अब यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो 11 में से 9 गया 2 और ये बच गया 2 में से 1 गया 1 और 1.12 लाख रुपये। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला शक्ति के महत्व को पहचानते हुए कौन सी योजना नहीं शुरू की गई है? तो मिशन शक्ति ये शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ये भी मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी, ये सभी योजनाएं जो है ये शुरू की गई है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। कौन सी योजनाएं शुरू नहीं की गई है? तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से रेलवे से संबंधित कौन सा शब्द है? तो वो है कवच। राइट ऑप्शन सी होगा। केंद्रीय बजट 2022 में वर्णित कवच का संबंध रेलवे से है। 2022-23 में कवच तकनीक की मदद से देश में 2000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क तैयार किया जाना है। यह तकनीक रेल नेटवर्क को सुरक्षित बनाने के साथ उसकी क्षमता को भी बढ़ाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है? तो बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 के 203 किलोवाट आवर से बढ़ करके 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गई है, जो 6 वर्षों में 72.4% की वृद्धि दर्शाता है।
सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 350 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2020-21 के दौरान द्वितीयक और प्राथमिक क्षेत्र में के कंट्रीब्यूशन में प्रतिशत का अंतर कितना है? तो यदि हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन रहा है वो है 19.2%, और सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 19.5%, और टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 61.5%, यानी स्टेट जीडीपी में, जीएसडीपी में ये कंट्रीब्यूशन रहा। तो अब हमें सेकेंडरी एंड प्राइमरी यानी द्वितीयक एवं प्राथमिक क्षेत्र के कंट्रीब्यूशन का अंतर निकालना है। तो 19.5 में से 19.2 घटा लीजिए, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा, यानी 0.3% आएगा अंतर है प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन में जीएसडीपी में। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल और वेग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग है। बिल्कुल सही बात है। चाल और वेग दोनों का मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, नहीं, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाहे वो स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, उसका यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। तो ये तो गलत है। वेग वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को ही व्यक्त करता है। बिल्कुल, वस्तु की चाल और दिशा दोनों को व्यक्त करता है, क्योंकि वेग यानी वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों ही है, जबकि चाल यानी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो 3 सही है। तो 1 और 3 सही है यहाँ पे। राइट ऑप्शन बी होगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। देखिए, कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? तभी करता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, यानी उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है। लूजली बॉन्डेड होने का मतलब ये रहा कि आसपास के वातावरण से, आसपास के एटमॉस्फेयर से, आसपास के इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट शब्द ज़्यादा सूटेबल होगा, आसपास के इन्वायरमेंट से उतनी हीट एनर्जी इनको मिल जाती है जिससे कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, यानी उनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू काफ़ी कम होता है। तो अब बाहर निकल गए तो फ्री हो गए। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल का रड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से बाहर निकल चुके हैं और इसके क्रिस्टल में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और यही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। और वहीं इंसुलेटर में क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है काफ़ी स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, वो अपने ऑर्बिट्स को छोड़ करके बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से इंसुलेटर जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब जितने भी मेटल हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? तो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है चांदी होता है, सिल्वर। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने पर पीला रंग दिखाई देता है? तो सोडियम नाइट्रेट के कारण आतिशबाजी में पीला रंग दिखाई देता है, सोडियम नाइट्रेट के कारण। यहाँ पे राइट ऑप्शन बी होगा। बेरियम के कारण हरा रंग दिखाई देता है, बेरियम के कारण हरा रंग, और स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है? तब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को पास्कल कहा जाता है, ब्लेज पास्कल के सम्मान में, ब्लेज पास्कल के सम्मान में। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ये भी होगा एसआई यूनिट, और पास्कल भी होगा। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन यानी रेस्पिरेशन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज
ग्लूकोज ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में बदल जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखिए केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे देखें तो केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एनर्जी एब्जर्व होती है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो श्वसन यानी रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चूना में वाटर अब डाल दीजिए, यानी चूना और वाटर का घोल बनाइए, यानी कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर का घोल बनाइएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO प्लस वाटर रिएक्शन करेंगे तो बनेगा वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी क्विक लाइम को वाटर से रिएक्शन करवाइएगा तो स्लैक्ट लाइम बनेगा, और यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आप खदकते हुए देखेंगे, जब वाल को पेंट किया जाता है, दीवार को जब पेंट किया जाता है चूना के साथ तो खदकने लगता है, डालते हैं पानी में तो हीट वहाँ से रिलीज हो रही है, तो वो कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। और जैसे ग्लूकोज को पानी में आप डालते हैं, इनो को पानी में डालते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, यानी हीट को एब्जर्व कर लेता है, तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ, वो हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो श्वसन कैसा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हीट रिलीज हो रही है यहाँ से, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है तब वह किस रंग का होता है। तो जब न्यूट्रल के केस में, जब उदासीन के कंडीशन में यह पर्पल कलर को शो करता है, बैगनी कलर को शो करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। और लिटमस जो है, ब्लू लिटमस जो है एसिड के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्त्राव से होता है। तो नेटल पौधे में मिथेनोइक नाम का अम्ल होता है, HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। मिथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड इसकी प्रेजेंस की वजह से होता है, तो मिथेनोइक अम्ल, राइट ऑप्शन बी होगा। चींटी के डंक में भी यही होता है, बिच्छू के डंक में भी यही होता है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं होगी। तो या तो रटना हो तो रट जाइए कौन सा है, या फिर समझ जाइए कि विद्युत चालकता क्यों होती है। तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन में यदि हम किसी सब्सटेंस को डालें, किसी कंपाउंड को डालें, वो आयंस में टूट जाए, तो जब आयंस में टूटेगा तो वही आयंस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेंगे। तो जहाँ तक सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल की बात है, NaOH, तो घोल में जो ही हम NaOH जो है Na+ में, Na+ एंड OH- में ये टूट जाता है, मतलब ये आयंस में ब्रेक हो गया, तो Na+ और OH- दो अपोजिट चार्जेस दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएंगे। एसिटिक एसिड देख लीजिए, एसिटिक एसिड का मतलब CH3COOH, तो चूँकि ये एसिड है तो सॉल्यूशन में H+ आयन देगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, H+ हो जाएगा और CH3COO- हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर भी आयंस में ये ब्रेक हो गया। हालांकि ये वीक एसिड है लेकिन आयंस में ब्रेक हो गया और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करेगा, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, एसिटिक एसिड का घोल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF जो है HF, ये भी H+ और F- में टूट जाएगा, H और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा, तो ये भी सही होगा। ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज C6H12O6, इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो आयंस में ये टूटता नहीं है, आयंस में नहीं टूटने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। निम्न में से किस घोल में विद्युत चालकता नहीं होगी, तो ग्लूकोज में नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम द्रव्यमान संरक्षण के लिए प्रदान तो करता है, तो ये गलत होगा। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, ये सही होगा। द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। मैं एक रिएक्शन लेता हूँ यहाँ पे, H2 प्लस O2 ये बना रहा है H2O। बैलेंस यदि हम करें
तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया ये। तो द्रव्यमान संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये रहा कि मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब रिएक्टेंट्स किसी भी कोई कंटेनर लीजिए और उसमें रिएक्टेंट्स को मिक्स कर दीजिए और उसका मास आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसके मास को कैलकुलेट कर लीजिए और रिएक्शन होने के बाद में मास को कैलकुलेट कर लीजिए, तो दोनों का मास सेम होगा। मतलब ये रहा कि मास न तो क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। होता क्या है, जब रिएक्शन हुआ तो एटम्स का जस्ट रीअरेंजमेंट हो गया, एक्सचेंज हो गया, रीअरेंज हो गए। एटम्स जो है रीअरेंज हो गए, कहीं बाहर से कोई दूसरा नहीं आया, अंदर से निकल करके बाहर नहीं गया, सिर्फ जो है एटम का रीअरेंजमेंट हो गया। तो इस कारण से मास रिमेन कंजर्व रहा। अब दूसरी बात यह है कि निश्चित अनुपात का नियम क्या है? निश्चित अनुपात का नियम, देखिए, यदि वाटर आप लेते हैं, वाटर आप लेते हैं तो वाटर में इसका मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 2 यूनिट हो जाएगा और 16 हो जाएगा इसका ऑक्सीजन का। तो रेशियो कितना आया? 1:8 आया। इसका मतलब ये रहा कि जब भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड होंगे तो इसी सिंपल रेशियो में कंबाइंड होंगे, यानी इनके मास का अनुपात जो होगा हमेशा 1:8 ही रहेगा। वो वाटर हम रिवर से ले लें या फिर सी वाटर ले लें या फिर किसी नाली से ले लें या फिर ग्राउंड वाटर ले लें, कहीं से भी वाटर लें, वाटर का सोर्स कुछ भी हो, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का अनुपात जो होगा हमेशा निश्चित रहेगा, 1:8 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा विकिरण के प्रकारों में ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा? देखिए, ऊर्जा उसी विकिरण का ज़्यादा होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या यूं कहें कि वेवलेंथ कम होगा। जैसे ऊर्जा के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? या तो आप लिख दीजिए एच न्यू, लिखिए एच न्यू, या फिर यही इक्वल होगा hc/λ के, hc/λ। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है। तो एनर्जी का ये फार्मूला होता है। ये क्लियरली हमें बता रहा है कि जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, या यूं कहें कि वेवलेंथ कम होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ध्यान से आप देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, तो यहाँ आता है विजिबल कलर। विजिबल कलर में कहाँ से आता है? मान लीजिए आप 400 नैनोमीटर ले लीजिए, 400 नैनोमीटर से 700 या 750 नैनोमीटर के बीच में विजिबल कलर्स होते हैं। विजिबल के इधर कौन सा हो गया? यहाँ वायलेट है, 400 पे वायलेट है और यहाँ पे रेड है। तो वायलेट से कम जो होगा वो क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट होगा, यूवी होगा। और यूवी से इधर है एक्सरे, यूवी से इधर है, लेफ्ट साइड में है एक्सरे। और इंफ्रारेड कहाँ है? रेड से बाहर है, रेड के बाद, यानी वैसा रेडिएशन जिसका वेवलेंथ रेड कलर से ज़्यादा हो, तो ये हो गया इंफ्रारेड। अब देखिए, जैसे जैसे आप रेड कलर से, मतलब इंफ्रारेड कलर से इधर लेफ़्ट की ओर बढ़ेंगे, लेफ़्ट की ओर एक्सरे, उसके बाद में गामा रेज वगैरह आएगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यानी वेवलेंथ घटेगा। तो मतलब ये रहा, इन चारों में से सबसे कम फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड का है, उससे ज़्यादा आपको विजिबल कलर का है, उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट का है और उससे ज़्यादा एक्सरे का है। तो इन सबों में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? एक्सरे की है। तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो एक्सरे की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ए बी और डी तो कट गया यहाँ से। अब एक्सरे के बाद कौन सा आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा, यूवी आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? विजिबल कलर्स आएंगे। तो विजिबल कलर कहाँ आ गया? सी में आ गया। तो ए तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद इंफ्रारेड, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्सरे की होगी। उसके बाद नंबर सेकंड पे आएगा अल्ट्रावायलेट, थर्ड पे आएगा विजिबल कलर और फोर्थ पे आएगा इंफ्रारेड। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड एक्सरे की होगी, उससे कम अल्ट्रावायलेट की होगी, उससे कम विजिबल कलर्स की होगी और उससे कम इंफ्रारेड की होगी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस प्रसार की व्याख्या करता है? तो यदि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम देखें, शून्यक का नियम, तो ये कहता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है और ये ऑब्जेक्ट सी है,
ये आपस में ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब ए और सी का टेम्परेचर सेम है, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बी और सी जो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी सेम टेम्परेचर पे है बी एंड सी, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है, इस बात को याद रखिए। तो शून्यक लॉ तो होगा नहीं। उष्मागतिकी का जो फर्स्ट लॉ है ये क्या कहता है कि कोई कंटेनर है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, यहाँ पर हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्यू जूल हम या डेल्टा क्यू जूल हीट सप्लाई किया, इस पे पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस भरी हुई है, तो कुछ तो इस मॉलिक्यूल्स के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाएगा और कुछ एनर्जी इसके पिस्टन को ऊपर उठाने में यानी एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च हो जाएगा। मतलब ये रहा कि जो हमने डेल्टा क्यू एनर्जी दिया, इसका कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू में खर्च हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है इसका एक्सटर्नल वर्क यानी डेल्टा डब्लू में खर्च हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ही तो है एनर्जी का। डेल्टा क्यू हीट सप्लाई किया, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गया और डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क करने में खर्च हो गया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये ऊर्जा संरक्षण का ही तो सिद्धांत है। उष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी कोई भी ऐसा मशीन नहीं बनाया जा सकता है जिसमें कि जितना हम एनर्जी सप्लाई करें वो टोटल का टोटल एनर्जी एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। मतलब डेल्टा क्यू जब हम हीट दे रहे हैं तो ये टोटल का टोटल एनर्जी डेल्टा डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी मशीन ऐसा नहीं बनाया जा सकता है। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती है जिसकी इफ़िशियंसी 100% हो, हमेशा 100% से कम होगी। इफ़िशियंसी 1 नहीं हो सकती है, 1 से कम होगी। यही हमें बताता है उष्मागतिकी का जो सेकंड लॉ है, यही हमें गैस के प्रसार की व्याख्या करता है। तो हीट इंजन आप पढ़ेंगे तो इसमें गैस का ही प्रसार होता है, तो ये गैस के प्रसार का व्याख्या करता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उष्मागतिकी का दूसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए किसकी लंबी छड़ों का उपयोग किया जाता है? तो कैडमियम एंड बोरॉन का रॉड का यूज किया जाता है। इसका काम क्या है देख लीजिए। जैसे यूरेनियम 235 ये है, यूरेनियम यहाँ पे यूरेनियम 235 लिया। जब इस पर स्लो न्यूट्रॉन को आप भेजेंगे तो ये 2 पार्ट में बंट जाएगा, बेरियम एंड क्रिप्टन में बंट जाएगा, टूट जाएगा बेरियम एंड क्रिप्टन में ये टूट गया और यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकल गए। 3 न्यूट्रॉन निकल गए तो ये 3 न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे, वहाँ से 3 निकलेंगे तो 9 न्यूक्लियस पे अटैक करेंगे। ये जो रिएक्शन होगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बनते चला जाएगा। तो इसको अनकंट्रोल्ड नहीं बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को एब्जर्व करवा लेना होगा। एब्जर्व करवाने के लिए क्या किया जाता है, एब्जर्व करवाने के लिए इसी कैडमियम एंड बोरॉन के रॉड को यहाँ पे इंजर्ट कर दिया जाता है और ये क्या करते हैं, इन दोनों को एब्जर्व कर लेंगे, एक को छोड़ा जाएगा, एक न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, वो रिएक्शन जो है क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। और न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल चेन रिएक्शन का ही यूज किया जाता है एनर्जी जनरेट करने के लिए, टरबाइन घुमा करके और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसमें से कैडमियम एंड बोरॉन का रॉड होगा, राइट ऑप्शन ई मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इथाइल अल्कोहल के रूप में, इथाइल अल्कोहल का यूज कहाँ किया जाता है? मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में, बिल्कुल। इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल ये भी होता है और मोटर व हवाई जहाज़ों में ईंधन के रूप में किया जाता है, ये सही है। मिथाइल अल्कोहल का यूज जो है कृत्रिम रंग बनाने में किया जाता है, ये सही है। और ग्लिसरीन का यूज जो है जूतों की पॉलिश करने में किया जाता है, ये भी सही है। पायरीन का यूज जो है आग लगाने में नहीं किया जाता है, पायरीन का यूज आग बुझाने में किया जाता है। दरअसल में पायरीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। जब जहाँ पर भी आग लगी हुई है, यहाँ जा रहा है तो वहाँ आग है, तो ये क्या करता है, डीकम्पोज हो जाता है
डिकम्पोज होकर के एक गैस बनाता है जिसको फॉस्जीन गैस कहा जाता है, COCl2 बना लेता है फॉस्जीन गैस। और ये फॉस्जीन गैस क्या है, जिस ऑब्जेक्ट में भी आग लगी हुई है उस पे जा करके एक लेयर बना देता है और लेयर बना करके ऑक्सीजन के कंटेक्ट को ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देता है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी तो दहन नहीं होगा, कंबसन नहीं होगा, आग बुझ जाएगी। तो आग बुझाने में इसका यूज किया जाता है, आग लगाने में यूज नहीं किया जाता है। तो यही गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 जिसे विकिरण चिकित्सा के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 जो उत्सर्जित करता है गामा रेज, इसी का यूज किया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल क्षारक नहीं है यानी वीक बेस नहीं है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करें तो इसका फार्मूला होगा NH4OH। सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 बाइकार्बोनेट हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस हो गया, MgOH का होल ट्वाइस। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NaOH होता है इसका फार्मूला। NaOH जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक नहीं है, स्ट्रॉन्गर बेस है, राइट ऑप्शन डी होगा। ये सभी बेस हैं, ये OH आयंस वैसे सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रदान करते हैं वो बेस होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो स्ट्रॉन्गर बेस है, वीक बेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन में अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है, कीड़ों को नष्ट करने में, छिपी वस्तुओं को खोजने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, इन सभी में। और ये सभी 9th क्लास के बुक में साउंड वाले चैप्टर में दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार में बहती हुई विद्युत धारा एवं विभवांतर को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को 2 टाइम्स कर दिया जाए तो पावर कितना होगा। हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है VI होता है, VI। अब क्या कीजिए, V को 2 टाइम्स कर देना है, I को 2 टाइम्स कर देना है, तो 2 2 मिल करके 4 टाइम्स होगा, 4 VI हो जाएगा ना। तो पावर कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सो 4 गुनी हो जाएगी, राइट ऑप्शन P होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी स्केलर कौन कौन सी है। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेग यानी वेलोसिटी और बल यानी फोर्स, ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन तीनों के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहिए या वेक्टर अलजेब्रा के लॉ कहिए, इनको फॉलो करती हैं ये। दैट्स वाई ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी। आयतन जो है, आयतन क्या होता है, V इज इक्वल टू मास पर यूनिट, मास पर यूनिट नहीं, स्पेस इन 1 मीटर क्यूब। तो पर मीटर क्यूब जो होता है आयतन का यूनिट होता है पर मीटर क्यूब। और ये आयतन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है आयतन के पास। तो ये हो जाएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि किस पर डिपेंड करती है, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो होता है वो है 2π√L/G होता है, L/G। L क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये सिंपल पेंडुलम यहाँ एक है, इस ऑब्जेक्ट को जो लटकाया गया उसको बॉब कहा जाता है और ये लेंथ इसका L है स्ट्रिंग का, ये बॉब है जिसका मास m है। देखिए टाइम पीरियड के फार्मूला में कहीं भी बॉब का मास नहीं आया हुआ है, सिंपल पेंडुलम का मास नहीं आया हुआ है। तो लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल गलत है, द्रव्यमान आया ही नहीं है फार्मूला, द्रव्यमान से यानी मास से इंडिपेंडेंट है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल लेंथ पे डिपेंड करती है। लेंथ ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड कम होगा। तो ये सही है। समय के ऊपर डिपेंड करता है, समय क्या, ये तो खुद समय है, समय के ऊपर क्या डिपेंड, मतलब समय ज़्यादा है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, समय कम रहेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, समय तो इसमें है नहीं। तापक्रम के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को आप इंक्रीज कीजिए, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, लिक्विड का भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता है। सॉलिड जो है यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं तो इनमें एक्सपेंशन होता है, इसका लेंथ इंक्रीज करता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा इसका लेंथ। तो जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, इस स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो क्लॉक जो है स्लो हो जाएगी।
तो तापक्रम के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है निश्चित रूप से। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे डिपेंड करता है, किसमें, लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है और तापक्रम यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है था? तो यदि हम इनमें से देखें तो विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और लुईस पास्चर सबसे पहले टीका इन्होंने बनाया था, तो हम कह सकते हैं इम्यूनाइजेशन का फादर कह सकते हैं। सो उन्होंने सबसे पहले तो, और यहाँ से फ्रांसिस गाल्टन इस सोशोलॉजी के भी फादर हैं, सोशोलॉजी के, तो सोशोलॉजी इनसे रिलेटेड है। और वान बेयर जो है, वान बेयर को आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सही है। इसे सर्वप्रथम एस.जे. सिंगर ने देखा था, नहीं, सर्वप्रथम इसे फ्लेमिंग ने देखा था। ऑल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट रखा था और बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये सही है। इसमें डीएनए, आरएनए एवं राइबोसोम पाया जाता है, ये भी सही है। सो इसमें से गलत कौन सा है? गलत है बी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज किस पौधे में की थी? तो विषाणु की खोज रूसी वनस्पति विज्ञानी इवानोवस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग के कारणों की खोज करते समय किया था। तो तंबाकू होगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर में किस तत्व का पता लगाया था? तो 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH तत्व कहा जाता है। जिन व्यक्तियों में यह तत्व पाया जाता है उसे RH सहित कहा जाता है, और जिनमें यह तत्व नहीं पाया जाता उन्हें RH रहित कहा जाता है। रक्त का लेन देन करते समय RH फैक्टर की जाँच आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। इसे रोग से ग्रस्त व्यक्ति लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है। बिल्कुल ये सही है। यह एक आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सही है। स्त्रियां इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब उनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र का प्रभावित होना आवश्यक है। तो स्त्रियां इस रोग से तभी प्रभावित होती है जब उनके दोनों गुणसूत्र प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ये सही है। वर्णांधता की स्थिति में पुरुषों में भी दोनों गुणसूत्र का प्रभावित होना आवश्यक है, नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुषों में वर्णांधता इसीलिए होता है क्योंकि इसमें ओनली 1 X क्रोमोजोम है। ओनली 1 X क्रोमोजोम के होने की वजह से ये पुरुषों में पाया जाता है। महिलाओं में 2 X क्रोमोजोम्स होते हैं, इस कारण से उनमें नहीं पाया जाता है। महिलाओं में कोई भी महिला अपने मायके से लेकर के आती है और अपने बेटे में ट्रांसफ़र कर देती है, बेटी को नहीं देती है, क्योंकि बेटी में डबल X क्रोमोजोम है और बेटा में XY क्रोमोजोम है। तो इसमें से डी गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक नर हार्मोन है? तो रिलैक्सिन नर हार्मोन नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है। हाँ, एंड्रोजन जो है ये है नर हार्मोन, और इसकी वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ भारी हो जाना, आक्रामकता आना, विचार में आक्रामकता आना, तो ये सारी चीज़ें आती है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। पति को तने का चपटा एवं पार्श्व उभार माना जाता है, ये सही है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है, ये भी सही है। पत्ती के मुख्यतः 2 भाग पर्णवृत्त एवं पर्णदल होते हैं। पत्ती के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, पर्णधार यानी लीफ बेस, पर्णवृत्त यानी पेटाइल, और पर्णदत्त यानी लेमिना, 3 होते हैं। तो 2 दिया हुआ है, इसलिए ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, यही असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सेब, पोम ये सही सुमेलित है। अमरूद, बेरी ये भी सही है। आम जो है
ये भी सही सुमेलित है। केला पीपो, ये गलत सुमेलित है। केला एक बेरी है, इसका खाया जाने वाला मध्य भाग एवं अंतः कलाभिति होता है, तो ये गलत है। तरबूज एक पीपो प्रकार का फल है, इसका खाया जाने वाला भाग मध्य एवं अंतः फल भीति होता है, तो केला जो है एक बेरी है, न कि पीपो। राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस प्रकाश में होती है? तो देखिए, उसी प्रकाश के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होगी जो प्रकाश क्लोरोफिल पिगमेंट को ज़्यादा एक्साइट करेगा। तो रेड कलर ज़्यादा एक्साइट करता है क्लोरोफिल पिगमेंट को, और वायलेट कलर कम एक्साइट करता है। इस कारण से रेड कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा रहता है और वायलेट कलर में फोटोसिंथेसिस का रेट कम रहता है। तो बैगनी हो जाएगा यहाँ पे। राइट ऑप्शन सी, वायलेट कलर में सबसे कम होगा फोटोसिंथेसिस का रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। बिल्कुल, मान लीजिए एक चींटी है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आकर के, और यहाँ आकर के रुकी हुई है, तो इन दोनों ए से चली और बी तक पहुँच गई है, तो या इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वहीं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, तो ये सही है। विस्थापन अदिश राशि है, बिल्कुल नहीं, विस्थापन एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है और ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी करती है, इसलिए ये गलत है। विस्थापन का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, बिल्कुल शून्य हो सकता है। जैसे यहीं चींटी घूम फिर करके गई, जहाँ रहती है वहाँ से गई, घूम करके दाना ले करके फिर अपनी जगह पे आ गई, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, तो शून्य तो हो सकता है। गलत कौन सा है? विस्थापन जो है अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व निम्नलिखित में से क्या है? कार्बन होता है। सभी जैव यौगिकों में मूल तत्व कार्बन होता है, कार्बन हर जगह मौजूद है। राइट ऑप्शन ए होगा। जितने पीरियोडिक टेबल में देखें तो 118 के आसपास में जितने भी एलिमेंट्स उसमें पाए गए हैं, जो भी हो 118 या उससे ज़्यादा जो भी एलिमेंट है, वो सभी मिल करके जितने कंपाउंड नहीं बनाते हैं, अकेले उनसे कई गुना ज़्यादा कार्बन कंपाउंड बनाता है। कार्बन कंपाउंड बनाता है ऐसा इसलिए कि कार्बन अपने से सिंगल बॉन्ड बना सकता है, अपने से डबल बॉन्ड बना सकता है, अपने किसी अदर कार्बन एटम से ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा किसी और के साथ, किसी और अदर एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस कारण से ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, हर जगह मौजूद रहता है। इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 2 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।